हेलो 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 माइक चेक 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 चेक। क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया मस्त मजे में, बढ़िया मस्त मजे में। चलिए तो करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। आज है हमारे किरण प्रकाश की लेक्चर नंबर 12। आज की क्लास में हमें क्या है करना? सबसे पहले तो हमें प्रिज्म के ऊपर जो बातें बची हुई है उसे कंप्लीट करना है। प्रिज्म पर जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस कर लेंगे हम। साथ ही साथ हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्कस करेंगे, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रकाश के उपकरण पर भी चर्चा करेंगे आज की ही क्लास में। चलिए, आपको कहीं देखा है? सर आप कौन हो? रुक जा बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जा, तो सब याद आएगा, सब याद आ जाएगा तुझे, है ना। मुझे क्या देखा था, क्या हुआ था, मैंने क्या क्या बोला था तुम्हें, सब याद आएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है सवालों से। अच्छा, तो ये वाले सवाल हो गए थे, कुछ सवाल हमारे हो गए थे, जो नहीं हुए थे उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं हम। जहां तक मुझे याद है ये वाला सवाल भी हो गया था हमारा, ठीक है, ओके। हाँ, ये वाला सवाल रहता था हमारा। ये वाला सवाल एक है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और उसके बाद में आज तक आएगा टेस्ट में। हाँ, आज तक का आएगा टेस्ट में। प्रिज्म पे वैसे में क्वेश्चन कम ही डाले हुए है ना, कम ही, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन है। कल जैसे बेसिक पढ़ाया था वो थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है टेस्ट में। बाकी बता देता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से 4 या 5-6 सवाल ईएम वेव से है, विद्युत चुंबकीय तरंग से है। इसी प्रकार से 4-5 सवाल जो है वह एसी से होंगे, और इसके अलावा थोड़े बहुत सवाल, 4-5 सवाल, उससे कम ही 3 या 4 सवाल ही जो है वो ईएमआई से है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। बाकी मैक्सिमम इसी से रहेगा सब कुछ। चलो, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। ये वाला सवाल हो गया था हमारा। ये वाला सवाल 2015 का भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो इस सवाल से शुरुआत कर देते हैं, फिर और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या यह सवाल आप लोगों ने ट्राई किया? हाँ भाई, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए? एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था मैंने आपको। ये वाला हो गया था हमारा, हाँ, ये वाला भी हो गया था हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है उनसे डिस्कशन शुरू करते हैं। 2015 वाले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा इस सवाल का जवाब? हाँ, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम काम की बातें आज मैं खत्म कर दूंगा। बाकी उसमें अगर ह्यूमन आई वगैरह अब देखते हुए सिलेबस से हट गया है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो वह अगर लगता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे उसके लिए। बाकी आज हम इस चैप्टर का समापन कर देंगे। तो हमें दिया हुआ है कि अपवर्तन कोण ए है और इसका अपवर्तनांक cot a/2 है, तो विचलन, न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? ये कैसा सवाल है सर? देखो, म्यू बराबर होता है साइन, यही न्यूनतम विचलन का एक ही फॉर्मूला, a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे में 2 अपॉन में a बटे में 2, यही फॉर्मूला होगा। अच्छा, न्यूनतम विचलन के अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक का ये रहा फॉर्मूला, cot a/2, cot a/2 बराबर होगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन में साइन a/2, ठीक है। अच्छा, cot a/2 क्या होगा? cot a/2 होगा, cot जो होगा सर वो cos बटा साइन होगा। cot जो होता है वो cos बटा साइन होता है, तो cos a/2 बटे में साइन a/2 बराबर होना चाहिए सर साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे में 2 अपॉन में साइन a बटे में 2। तो सर इससे क्या समझे हम? इससे हम ये समझ सकते हैं, कि सर जी यहां पर ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और ये दोनों बराबर है ही ऑलरेडी। तो मैं लिख सकता हूं cos a/2 बराबर होगा साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे में 2, a प्लस डेल्टा मिनिमम बटे में 2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया। अब यहां पर इसके बीच में
कॉस ए साइन ए, इनको मैच कैसे करेंगे, इनको मैच कैसे करेंगे? कौन कर पाया इसे मैच भी? कौन इन्हें मैच कर पाया? कैसे करेंगे सर? ये कॉस को मैं साइन बना दूं या साइन को कॉस बना दूं? तो मुझे पता है सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा सर, या 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं, माइनस ही करेंगे क्योंकि हमारे जो सारे कोण है वो 90 से कम ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे कॉस थीटा जो लिख रखा है उसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूं मैं इसे लिख सकता हूं सर साइन 90 माइनस ए बाई 2 बराबर होगा साइन में ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटे में 2। ठीक है, ये साइन बराबर हो जाएंगे। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये साइन बराबर होगा तो यहां पे बचेगा ए बाय 90 माइनस ए बाय 2 बराबर होगा। तो एक काम करो यार, है ना, ये होगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको बीच में से तोड़ लो। क्यों सर? ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाय 2, या आप इसको 2 की तरफ मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आपकी इच्छा हो। मैं को ज्यादा आसान ये दिखता है, ये ए बाय 2 मिलकर ए हो जाएंगे और इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। है तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? आपको न्यूनतम विचलन निकालना है ए के पदों में। या दूसरा तरीका क्या था, आप इसे नहीं तोड़ते तो क्या होता, इस 2 को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक तरीका है, जैसी आपकी मर्जी है वैसे सॉल्व कर दो। तो 2 को मल्टीप्लाई करते तो हो जाता सर 180 माइनस ए बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम। तो इससे भी वही होगा, ये इस तरफ आएगा तो जाएगा डेल्टा मिनिमम माइनस 2a बराबर होगा, सॉरी 180 माइनस 2a बराबर होगा डेल्टा मिनिमम। हाँ, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते थे बेटा, लेकिन बात ये ना कि हमारे पास कोण 90 से ज्यादा कहां होंगे इसमें। 90 से ज्यादा कहां ही होंगे। और दूसरी बात ये भी है क्या कि अगर हम साइन 90 प्लस थीटा लिखते तो सर 90 प्लस थीटा जो हो जाता वो कॉस थीटा तो होता, लेकिन ये जो थीटा है हमारा, या ये जो ओवरऑल कोण इसके अंदर बनता, ये ओवरऑल कोण की वैल्यू 90 से बहुत ज्यादा आ जाती। ठीक है, इसलिए हमने 90 माइनस थीटा लिखा। चलिए अगला सवाल AIPMT 2012 का सवाल, ये थोड़ा सा मजेदार और बढ़िया सवाल है। क्यों? सवाल में क्या बोला हुआ है? हाँ, एक और मजेदार बात, संदीप पुरी ने बहुत बढ़िया बात बोली, सर नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि कॉस आगे होता है साइन से, है ना। तो ये वाला लॉजिक भी वो वही वाला लॉजिक है जो मैंने बोला हुआ है, क्या कि सर अगर मेरे पास एक कॉस है तो कॉस ऑलरेडी आगे है, तो अगर मुझे साइन करना पड़ेगा तो उसमें 90 घटा कर सकता हूं मैं। ये साइन पीछे होता है कॉस से। ये कहां पढ़ा था? ये प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा था, तो वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो यहां पर, मतलब साइन और कॉस का कंसेप्ट है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण उसके अपवर्तक कोण के बराबर है। अरे बाप रे, अब है तब प्रिज्म को जिस पदार्थ से बनाया गया उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सर व्हाट इज दिस क्वेश्चन? ट्राई टू से आई डोंट गेट दी क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास प्रिज्म का, कोई एक प्रिज्म है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा मिनिमम जो है वह उसके अपवर्तक कोण के बराबर हो गया है। तो यहां पर प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ये पूछा है उसने हमसे। ठीक है, ये ए म्यू माइनस 1 से कर सकते हैं बेटा, कैसे ही करेंगे एक बार देखते ही। पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कैसे होगा? देखो हमारे पास फॉर्मूला है, म्यू बराबर होता है सर साइन, वही वाला फॉर्मूला है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटे में 2 अपॉन में साइन ए बटे में 2। ओके सर, अब यहां पर ए और डेल्टा मिनिमम बराबर हो गए सर, तो म्यू बराबर हो जाएगा सर साइन के अंदर क्या है रे बाबा ये तो सर यहां पर मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम ए के बराबर हो गया। तो सर ये हो गया 2a/2, है ना। ये वो ही वाली बातें है एग्जैक्टली जैसी मैंने तुमको पहले बताई थी, है ना। ये वाला सवाल इस प्रकार का अभी हमने पिछली क्लासेस में एक क्वेश्चन किया था, तो उसी प्रकार का ऐसा ये एक सवाल किया भी था हमने। तो क्या होगा सर जी यहां पर? तो सर यहां पर अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2a/2 अपॉन में साइन a/2।
ओके सर, तो अगेन वी सॉल्व सेम थिंग। तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ, कल की क्लास में करवाया है मैंने। साइन ए और साइन ए को लिख सकता हूँ 2 sin a by 2 cos a by 2। तो उसमें साइन साइन कट जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 2 cos a by 2। ये आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस मूव आगे, लेट अस फाइंड द वैल्यू। सर कैसे करेंगे म्यू का मान, व्हाट इज द वैल्यू? तो देखो ए के मान क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो ए का न्यूनतम और अधिकतम मान सोच लो, उसके बीच में अपवर्तनांक का मान आ जाएगा हमारे पास। तो ए हम क्या सोच सकते हैं? तो सर ए का मान जो हम न्यूनतम मान सोच सकते हैं, सर मान के चलो पतला प्रिज्म, एकदम ही पतला प्रिज्म आ जाए मेरे पास, एकदम ही पतला प्रिज्म आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? उस कंडीशन में यहां पर है ना, एकदम ही पतला प्रिज्म आ गया सर। तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू है ना, यहां पर लिख देते कि सर इस कंडीशन में मेरे पास ए की वैल्यू जो होगी, फर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सर ए की वैल्यू 0 हो जाए, बहुत ही पतला प्रिज्म हो जाए। तो यहां पर जो हो जाएगा सर, म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ए की वैल्यू बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, चलो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जा सकता हूं मैं सर? ओके, तो देखो एक बात पता होगी सर, ए बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, cos थीटा घटेगा तो म्यू की वैल्यू घटती जाएगी, 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 घटती जाएगी। अच्छा, तो मैं सर बढ़ाते बढ़ाते मैंने 90 तक पहुंच के देखता हूं, 90 तक पहुंच के देखता हूं। तो अगर मैं 90 तक पहुंचा तो यहां पर म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी है ना, थीटा की वैल्यू अगर मैंने ए की वैल्यू 90 डिग्री रख दी तो यहां पर क्या होगा, ये होगा सर म्यू बराबर 2 cos 90/2। 90/2 मतलब कि 45 डिग्री का, 45 मतलब कि ये होगा सर 1/√2। √2 से √2, 1 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 बचेगा। तो म्यू की वैल्यू सर सबसे ज्यादा 2 आई, सबसे कम √2 आई। नहीं सर, अगर मैं यहां पर एंगल और बढ़ा दूं तो क्या होगा, और बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो म्यू की वैल्यू और बढ़ जाएगी। नॉट गेटिंग सर, वाई कंसेप्ट आई डोंट गेट सर। मेरे को यहां पर चलती के रख के देख, यहां 120 रख के देख, 90 से ज्यादा करके देख, 120 रख के देख। तो जब 120 रखेगा ना बेटा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली देखो पता होना चाहिए ना यार कि हमारे पास सर साइन की वैल्यू 0 से 90 तक, 0 से कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक कम होती है। फिर उसके बाद में कहता है सर वैल्यू वाइज देखा जाए तो वैल्यू और बढ़ जाती है। मैं कहां पढ़ा सर, ये वेरी बैड। देखो ये ऐसा ग्राफ पढ़ा हमने कहीं, तो यहां पर अगर 0 है, ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद में अगर परिमाण 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 देखूं, वैल्यू 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 देखूं मैं, वैल्यू 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 देखूं, तो वैल्यू कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, 0 ही। फिर यहां पे वैल्यू बढ़ने लगी ना, माइनस साइन नहीं देख रहा हूं मैं, वैल्यू देख रहा हूं, तो वैल्यू बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मेरे से पास जो अब आंसर आएंगे वो सारे आंसर 0 से √2 के बीच में आने लगेंगे। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे 120 रख दिया, एक जाम फल मेरे को नहीं आया सर, ए की वैल्यू 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री का प्रिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है 120 डिग्री का प्रिज्म। लेकिन अगर आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालने जाओगे वहां पे तो हो जाएगा सर cos 120/2 मतलब cos 60 हो गया। cos 60 मतलब क्या हो गया सर, cos 60 मतलब क्या हो गया सर, cos 60 हो गया। तो cos 60 जो होगा सर वो जाएगा 1/2, 1/2। तो सर यहां पर cos 60 1/2 हो गया। अच्छा सर, इससे और वैल्यू बढ़ाओ, और वैल्यू बढ़ाओ, तो और वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्चुअल में अब यहां पर अगर मान के चलो तुमने लगा एक यहां पर रख लिया तुमने 150, या तुमने कर दिया सर 150 से ज्यादा या कोई भी वैल्यू रखोगे तो बट्टे में 2 करोगे, तो एक्चुअल में अब यहां पर जो वैल्यूज है वो म्यू की वैल्यू और कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें यह पता है सर कि म्यू का मान 1 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, म्यू का मान 1 से कम तक तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर किसके लिए देखते हैं, हम केवल देखेंगे 0 से 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री पर √2 आ जाएगी और यहां पे 2 आ जाएगी। तो इसी के बीच में हम सारे वैल्यू रख देंगे, इसी के बीच में सारे वैल्यूज बोल देंगे हम। तो इसमें अगर पहली बात, दूसरी बात ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखा √2 तथा 1 के मध्य, नहीं सर 2 तो आई है सर, तो ये गलत हो गया। अच्छा 1 से कम भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। ये वाला ऑप्शन देखते हैं 2 से अधिक, सर 2 से अधिक भी पॉसिबल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास जो दूसरा सही होगा। तो इस चीज को हम 3-4 तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में?
क्या बोली तू? यही क्वेश्चन में तो एंगल आर दिया। अरे कहां गई मेरी तलवार? ये एंगल आर दिया है क्या? अपवर्तन कोण यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए। ये अपवर्तक कोण लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में प्रिज्म कोण ही है, प्रिज्म कोण ही है ना। ये जो अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण अगर क्वेश्चन में बोले तो वो क्वेश्चन में वो ए ही देना चाह रहा है, ए ही देना चाह रहा है वो, ठीक है, ए ही देना चाह रहा है वो। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम विचलन और आर के मध्य संबंध तो तुम तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो आपतन कोण भी नहीं पता फिर तो, है ना, फिर तो तोते उड़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल हो गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। बताओ भाई न्यूनतम विचलन क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, बेटा साक्षी दुबे हम ऐसा क्यों करेंगे, है ना। एक बच्ची बोल रही है कि सर एक काम करो, आप तो म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1 से कर लो। इससे मैं क्यों कर लू, क्यों करूं मैं इससे, क्यों करता हूं मैं इससे? क्योंकि जब मेरे पास पतले प्रिज्म होते हैं सर जी, तो क्या यहां पर मुझे कहीं पर क्वेश्चन में बोला है कि एकदम पतला प्रिज्म मानो, केवल पतले प्रिज्म के लिए सॉल्व करो? नहीं सर, गंदी बात। हमें केवल पतला प्रिज्म के लिए नहीं बोला उसने, नॉर्मल बातें करी है, नॉर्मल बातें। तो नॉर्मल बातें सर हम इससे नहीं करेंगे, हम केवल पतले प्रिज्म के लिए ही इसमें बातें करेंगे। क्लियर है? इससे सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब क्या हवा है वहां पर? तो प्रिज्म है ही नहीं सर, हवा। वेरी बैड। ठीक है, तो इसलिए वाला पूरा मेथड करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तेजी में, वरना फिर रात को 10-11 बजे तक आप यहीं बैठे रहो जवाब पे। हमने एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक विकर्ण प्रिज्म ए बी, ये देखो ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, ठीक है, आपतित होती है और चित्र अनुसार गति करती है। प्रिज्म के पदार्थ का न्यूनतम अपवर्तनांक क्या होगा? मतलब क्या ये आई टकराई, इधर गई, इधर गई। सर व्हाट इज दिस डूइंग? तो ये कैसे होगा सर, कैसे होगा? ये रूट 2 होगा। देखो एक्चुअली ना ये बात हो रही है कि यहां पर जब ये लाइट टकराई तो टकराने के बाद में इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। एक लाइन का सवाल है मात्र, है ना। यहां पर ये वो एंगल है जिस पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। एक्चुअली ये सवाल प्रिज्म का भी नहीं है, सवाल जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सवाल है। तो यहां पर ये कोण कौन सा होएगा जिस पर लाइट टकराई तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया? तो ये 45 डिग्री होगा। हाउ टू डू? ये 90 डिग्री, ओके। तो देखो यार, ये पूरा कोण 90 डिग्री, लाइट सीधी टकराई, ओके। तो यहां पर अब आप ये बोल सकते हो कि ये वाला कोण सर 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण जो होगा सर ये भी 90 डिग्री है। तो ये कितना घुमा हुआ है सर? एक्चुअली 90 का आधा, अरे ये पूरा 90 डिग्री है, ये भी सर 90 डिग्री है। तो सर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो बीच वाला जो बचा होगा वो 45 डिग्री होना चाहिए। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ओके। फिर एक लाइन ऐसी आ रही है जो ये वाली लाइन जो इस लाइन के 90 डिग्री है। ये कैसे? ये वाली लाइन जो इस लाइन के 90 डिग्री है, तो इस लाइन को मैं यहां भी बना सकता हूं। तो ये 90 डिग्री पर है सर, तो ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होना चाहिए। तो अब हमें बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी सर कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1/म्यू के। तो ये साइन थीटा सी, तो थीटा सी की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई। कहानी खत्म, पैसा जाऊंगा। साइन 45 बराबर होगा 1/म्यू के। साइन 45 इज 1/√2 बराबर होगा म्यू के। तो म्यू की बात है गई सर √2। √2। चलो आगे बढ़ते हैं। यह सवाल हो गया था हमारा कल? हाँ भाई, हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है यह सवाल तो हो गया था हमारा। ये हो गया था हमारा, क्या ये वाला सवाल हो गया था? क्या ये वाला सवाल हो गया था? ये भी हो गया था, ओके। सफेदी छा गई सर, सफेदी छा गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, ये एक्चुअल में ये आपको कल भी दिखा होगा स्लाइड में, है ना। ये मैं डिलीट कर देता हूं। ये एक्चुअल में क्या है, ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है। मैंने खुद एक चीज याद रह जाए मुझे, इसलिए लिखा हुआ था। आप अपनी कॉपी में जाइए
है ना, अगला टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है ना। पीछे कॉपी में जाइए, एक क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था, है ना। अभी कल परसों जब मैं ऐसे ही थोड़ा खाली बैठा था और मैं हाथों में टेस्ट पेपर बना रहा था, तो टेस्ट में वाला मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, और वो क्वेश्चन को देख के मेरे को याद है शायद हमने क्लास में उल्टा कर दिया। क्या? एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको पता है गधे वाली कहानी सुनाई थी मैंने आपको, तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक लेंस है, इस लेंस के आधे में मैंने एक r/2 त्रिज्या में ना, एक बार कंफर्म कर लेना कि क्या हमने यही किया हुआ है, r/2 त्रिज्या में मैंने यहां पे एक काले कलर का कपड़ा लगा दिया, या हमने 75% 25% वाला, याद आया? तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि यार यहां पर हमने एक बीच में हमने क्या करता, बीच में हमने सर यहां पे एक काला कपड़ा या हमने काले रंग से उसे पोत दिया था ना। तो इसमें हमने देखा था सर कि इंटेंसिटी जो थी वो समानुपाती होती है r² के। हमने निकाला था कि सर यहां पर I1/I2 जो होगा वो एक बार इंटेंसिटी थी r थी और एक बार थी r/2, ठीक है। तो यहां पर I1 को अगर हमने पहले ये से I0 बोल दिया पहली वाली इंटेंसिटी को, फिर I2 जो है आपको याद हो तो हमने ये I0/4 निकाला था, या I1/4 जो होगा वो I2 होगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमने सही किया था, है ना, लेकिन है ना एक्चुअली उस दिन भी मैं कर रहा था, मुझे लगा था शायद हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अंदर से गट फीलिंग आ रही थी। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या था, हमने ये जो निकाला ये क्या निकाला हमने ये निकाला कि सर ये जो ढका हुआ क्षेत्रफल है, ध्यान से समझना, जो ढका हुआ क्षेत्रफल है उससे I/4, जो ढका हुआ क्षेत्रफल है उससे I/4 लाइट रुकेगी। ये वही मतलब है ना कि इस वाले क्षेत्रफल से कितनी लाइट निकलेगी, I/4 लाइट निकलेगी, बचे वाले से कितनी निकलेगी, 3I/4 निकलेगी। तो यहां पर इससे I/4 रुक गई है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे लिए जो सवाल में पूछा जा रहा है और जो सवाल में बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान समझना, ठीक है। क्या कि यहां पर आधी ये I/4 में क्या हुआ, I/4 में लाइट या इतनी इंटेंसिटी रुक गई है। तो बची कितनी, तो जो बची होगी रिमेनिंग जो होगी, बची जो होगी वो 3I/4 होगी, बची हुई 3I/4 होगी। तो अगर सवाल में आपसे पूछ रहा है वो कि कितनी इंटेंसिटी बची है, तो याद रखना 3I/4, क्योंकि I/4 जो होगी वह यहां से ऐसा समझ लो बस कि ये काला वाला जो पोर्शन था इसमें से I/4 इंटेंसिटी गुजर रही है, इसमें से I/4 होगी। तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसमें से 3I/4 होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है वो कि प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, तो 25% का परिवर्तन आया है, 25% का परिवर्तन आया। कैसे? क्योंकि सर पहले I आ रही थी, अब I/4 रुक गई है, तो बची 3I/4, इससे जो रुकी I/4, है ना। तो यहां पे प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज जो होगा वो पहले I आ रही थी, अब 3I/4 होगी, तो I/4 रुक गई। तो यहां पे परसेंटेज चेंज होगा 25% होगा, परसेंटेज चेंज या 25% रुक गई, तो जो परिवर्तन हुआ वो रुकी हुई लाइट की वजह से ही होगा, ठीक है। तो एक बार कॉपी में कंफर्म कर लेना हमने क्या किया था और ये इसमें क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन वाला। क्या क्लियर है सभी को बात? क्या हो गया ये इन बच्चों को? रोशनी सिंह, आदित्य, क्या आप लोगों को क्या कह रहे हो कि सर हमें कोर्स से भगा दो? हाँ, 75% क्या होगा, 75% बच गया। हाँ, हमारा -75 आया था तो उसे करेक्ट कर लेना, उसको लिख लेना, उसे काट दो और लिख लो 75% बच गया। और घटा कितना? 25% घटा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होती है ये कहानी, है ना। एकदम बढ़िया सी मजेदार सी कहानी है कि अगर मान कर चलो अभी तक जो प्रिज्म था उसमें हमने एक वर्णीय प्रकाश डाला था, अगर अब हम प्रिज्म में एक वर्णीय प्रकाश ना डालते हुए, अगर एक वर्णीय प्रकाश ना डालते हुए प्रिज्म के अंदर हम व्हाइट लाइट डाले, श्वेत प्रकाश डाले, हम श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अंदर डाले, तो श्वेत प्रकाश डालने से क्या होगा, श्वेत प्रकाश डालने से क्या होगा, तो प्रिज्म के अंदर अगर हम व्हाइट लाइट डालेंगे तो व्हाइट लाइट डालने पर सर क्या होगा, ये जो प्रिज्म से लाइट निकलेगी वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाएगी, इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना होगा हमें। तो हमें पता है कि एक्चुअल में हर एक कलर के लिए उसका म्यू अलग अलग होता है, हर एक कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है। कल की क्लास में हमने देखा था, या कल नहीं वैसे हमने ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा था, तब ये बात समझी थी कि सर हर एक के लिए लैम्डा अलग होगा तो म्यू अलग अलग होगा। बताया था मैंने, जो म्यू होगा व्यक्त समानुपाती होता है लैम्डा के, तो रेड रंग का लैम्डा सबसे ज्यादा तो उसका म्यू सबसे कम होगा, उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो ये जब लाइट इसमें से निकलती है तो यहां पर लाइट जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सर ऐसा प्रिज्म में क्या खास बात है, प्रिज्म में क्या खास बात है, क्या खास बात है कि ये इसके अंदर ही 7 रंगों में विभक्त होती है नॉर्मली, फिर ऐसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम, या सर ग्लास स्लैब ने क्या बिगाड़ा था, जैसे कल हमने इसको एनिमेशन से भी समझा था कि सर ग्लास स्लैब ने क्या बिगाड़ा, ऐसा ग्लास स्लैब ने ऐसा क्या बिगाड़ा कि उसमें 7 रंगों में विभक्त नहीं हो रही लाइट, प्रिज्म ही में ही क्यों लाइट 7 रंगों में विभक्त हो रही है। तो देखो अगर मान के चलो एक ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब से लाइट गई और अगर हम इसको घुमा भी देंगे तो लाइट जो है वो 7 रंगों में विभक्त क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो ग्लास स्लैब है, जब मैंने आपको बताया तो 2 समांतर सतहें नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अगर मैं देखो तो ध्यान से 2 प्रिज्म बन चुके हैं, ये क्या बन चुके हैं, 2 प्रिज्म बन चुके हैं, 2 प्रिज्म बन चुके हैं। देखो तो अगर यहां पर देखो ध्यान से, तो बीच में काट दो मैं लाइन, तो यहां से लाइट 7 रंगों में विभक्त हुई, फिर से मिल गई और फिर से सामने जो है आपको सफेद रंग ही दिखा। लेकिन 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 अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्रिज्म होगा, हमारे पास प्रिज्म होगा, तो प्रिज्म होगा सर जी, तो प्रिज्म होगा तो प्रिज्म से जो लाइट निकलेगी वो 7 रंगों में विभक्त होगी। क्या होगी, 7 रंगों में विभक्त होगी, हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा लगता हो तो देखो मैं एक और प्रिज्म सामने रखकर, एक और प्रिज्म सामने रखकर आपको ये बात प्रूव भी कर देता हूं कि एक्चुअल में जो मैंने बोला वो सही था। देख अगर मैं इन दोनों को चिपका दूं, मैं इन दोनों को चिपका दूं या पास पास रख दूं या थोड़ा दूर दूर भी रख दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है, लाइट आई एक से गई दूसरे में गई और ये वापस से व्हाइट लाइट बन गई। देख ध्यान से, व्हाइट लाइट बन गई। इसको हटा दूंगा मैं तो ये देखो यहां पे सामने रेनबो दिखाई दे रहा है आपको। क्या ये छोटी सी बात सभी को, क्या ये छोटी सी कलाकारी सभी को समझ में आ रही है कि हाँ सर यहां पर ये देखो इसमें व्हाइट, इसमें इंद्रधनुष जाएगा तो इंद्रधनुष का इंद्रधनुष ही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां पर प्रिज्म रखा तो प्रिज्म रखने पर, है ना, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रहा, उल्टा प्रिज्म रखना पड़ेगा हमें। तो उल्टा प्रिज्म रखने पर सर अगर मान के चलो ये दोनों सतह एक दूसरे के समांतर होगी, कौन सी दोनों सतह, ये दोनों सतह, जिस सतह से लाइट अंदर घुस रही है और जिससे बाहर निकल रही है, अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई तो लाइट, ये टेढ़ी में भी तो समांतर है तो लाइट वापस से, देखो मैं दूर ले जाकर भी बताऊं तुम्हें तो देखो क्या होगा, यहां पर लाइट जो है, यहां पर लाइट जो है वो देखो 7 रंगों में विभक्त हो गई, इसमें से निकली और आगे, अब यहां पर हमारे पास जगह नहीं बची, वरना ये और अगर आप आगे इसे ले जाते और आप इसे आगे ले जाते तो ये वापस से रिकम्बाइन होती हुई नजर आती है आपको कहीं ना कहीं बहुत दूर, है ना। देखो जैसे जैसे पास लूंगा तो देखो ये वो रिकम्बाइन हो गई, वापस से मिल गई, थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हुई और आगे जाएंगे तो वापस से मिल जाएंगी ये लाइट। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास 2 इसकी भुजाएं जो है, 2 फलक जो है वो किसी कोण पर है, किसी कोण पर है, तो यहां पर ये लाइट 7 रंगों में विभक्त होगी। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर लाल रंग ऊपर क्यों आता है और नारंगी रंग, बैंगनी रंग, ये सब उसके नीचे 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 क्यों आ जाते हैं, या कौन सा रंग कहां पर आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ और बेसिक सी बातें समझनी होगी ना। तो एक बार कॉपी में हेडिंग डालो, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है।
अब कैसे होता है ये सब कुछ, उसके ऊपर हम कहानी समझते हैं। देखो, जब भी लाइट किसी भी प्रिज्म से जाती है, अब यहां पर हम जो पूरी कहानी बात करेंगे, हम 99% मतलब छोटे कोणों के लिए बात करेंगे। मतलब हम जब भी डेल्टा का फॉर्मूला लगाएंगे तो छोटे कोणों के लिए पढ़ा था ना, a इंटू म्यू माइनस 1, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम सारी बातें जो है वो छोटे प्रिज्म के लिए ही बात करेंगे। तो जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म अलग अलग तरंग दैर्ध्य के अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है ना। ये हमें पता है सर कि म्यू का मान है ना, जैसे ये म्यू का मान जो होगा, यहाँ पर वही वाली बात लिखी हुई है कि म्यू का मान जो है सर पहले डेल्टा से लैम्डा से शुरू होगा, तो लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सर सबसे कम होता है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होगा सर, अपवर्तनांक वॉयलेट का ज्यादा होगा और रेड का कम होगा। क्यों? क्योंकि सर अपवर्तनांक जो है वो लैम्डा के वेक्टरमान उपाधि होता है। अच्छा, अब डेल्टा या विचलन क्या होता है? तो विचलन जो होता है वो a इंटू म्यू माइनस 1 होता है सर। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका विचलन ज्यादा होगा। तो विचलन जो होगा वो रेड वाले का सबसे ज्यादा होगा और सॉरी वॉयलेट वाले का सबसे ज्यादा होगा, रेड वाले का कम होगा। तो इसी वजह से आप ध्यान रख सकते हो कि सर वॉयलेट रंग जो होगा उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि जब वो घुसेंगे सारे साथ में तो सबसे ज्यादा कहां जाना चाह रही थी लाइट और कहां चली गई के मध्य जो सबसे ज्यादा कोण बनेगा वो वॉयलेट रंग के लिए बनेगा। तो सबसे ज्यादा कोण वॉयलेट रंग के लिए बना, मतलब कि वॉयलेट रंग जो होगा वो सबसे नीचे जाएगा और सबसे ऊपर रेड आएगा। क्या ये कारण सभी को समझ में आया कि सर सबसे नीचे जो होगा वो वॉयलेट क्यों जाएगा और सबसे ऊपर जो होगा वो रेड क्यों जाएगा? क्या ये छोटी सी बात और एक छोटा सा कारण सभी को समझ में आता है? अरे बोलो प्यारे, क्या ये बात समझ में आती है? तो इसको याद रखने का तरीका भी यही है ना, इसको याद रखने का तरीका भी यही है कि सर वॉयलेट रंग जो होगा या ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर, और पॉलीक्रोमेटिक मतलब व्हाइट लाइट जिसमें बहुत सारे रंग होंगे। तो वॉयलेट सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर इंडिगो आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा। इसी को हम विबग्योर नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? विबग्योर। VIBGYOR, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं ना। याद रखना, विबग्योर उल्टा लिखा जाता है। तो अब इसमें पहली बात थी जो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास एक और परिभाषा, मतलब एक दो और परिभाषा बचती है एक्चुअली हमारे पास। एक होता है वर्ण विक्षेपण, है ना। तो और कोणीय विक्षेपण क्या होता है, और एक होता है विक्षेपण क्षमता, है ना। तो ये दो और इंपॉर्टेंट सी परिभाषा और दो इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। शान बेटा एक बार और कमेंट कर, है ना, तो तुम अपनी बात सुनाने लायक ही नहीं बचोगे, है ना। क्योंकि यहां कमेंट कर रहे हो बार बार, मैं तुम्हें कोर्स से हटवा दूंगा, तो यहां पर भी कमेंट नहीं कर पाओगे। कोणीय विक्षेपण क्या होता है ना, या एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन अंग्रेजी में बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण इसे बोल सकते हैं, या वर्ण विक्षेपण भी जो हमने पढ़ा उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं ना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट 7 कलर में टूट गई, उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या होता है कि हम अगर इसको पहले समझ लेते हैं ना, यहां पर हम इसे समझ लेते हैं। क्या होगा कि सर यहां से व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटी। तो देखो लाइट यहां जाना चाह रही थी, इसमें सबसे ज्यादा कोण जो होगा सर वो डेल्टा जो होगा वॉयलेट का आएगा, सबसे कोण कम डेल्टा जो आएगा वो रेड का आएगा। ठीक है, और इनके बीच में येलो रहे, है ना। अब येलो का क्या चक्कर है सर? येलो का क्या चक्कर है? देखो येलो रंग, क्या येलो जो है वह इन सब के बीच में है? क्या येलो इन सब के बीच में है? अरे बोलो भाई, क्या येलो इनके बीच में? नहीं सर, बीच में तो ग्रीन है। बीच में कौन है? ग्रीन है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हमने वैल्यू वगैरह निकाली, है ना, हमने सबके लिए डेल्टा निकाला, मतलब डेल्टा की वैल्यू वॉयलेट के निकाली, रेड के लिए निकाली, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज सब के लिए निकाली, तो हर बार हर प्रकार के प्रिज्म के लिए, हर प्रकार के पदार्थ के लिए आया कि येलो का जो विचलन होता है वो माध्य विचलन होता है रेड और वॉयलेट का। मतलब अगर मान के चलो ये 3 डिग्री घुमा, या ये 4 डिग्री घुमा, ये 2 डिग्री घुमा,
तो ये जो येलो होगा वो 3 डिग्री घूमेगा, मतलब बीच वाली जो वैल्यू आती है, औसत मान जो है वो येलो का आया। आना चाहिए था ग्रीन का, क्योंकि सर बीच में तो ग्रीन है, लेकिन हमें ये पता चला कि बीच वाला जो मान आया वो येलो का आया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं डेल्टा येलो, या डेल्टा येलो को हम माध्य विचलन मान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माध्य विचलन मान। तो माध्य विचलन मान येलो का है, तो इसलिए येलो को इधर इतनी तवज्जो मिली हुई है, ये येलो को अलग से बताया भी कि ये डेल्टा जो होगा येलो का, डेल्टा येलो जो होगा वो रेड प्लस वॉयलेट का माध्य मान होगा। ठीक है, आना चाहिए था ग्रीन का, कोई सब बीच में तो ग्रीन है, लेकिन किसका आया, येलो का आया। ठीक है, ओके सर। तो अब यहां पर कोणीय विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण क्या होगा कि यहां पर ये कितना कोण बन रहा है, रेड से लेकर वॉयलेट तक में कितना कोण बन रहा है, इस कोण को, ये रहा लाल, ये रहा वॉयलेट, तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बोल रहा है, इसी कोण को हम कोणीय विक्षेपण या थीटा से चिन्हित करते हैं। कोणीय विक्षेपण या थीटा से चिन्हित करते हैं। क्या हुआ है, देखो यहां पर लाइट आई, यहां पर लाइट आई, ये लाइट जो है वो इधर से गई, इधर से टूटी, ये वॉयलेट आ गया, और ये वॉयलेट रंग आ गया, और इसमें ऊपर की तरफ रेड रंग आ गया। ठीक है, तो ये जो कोण बना, देख यहां पर एक्चुअल में लाइट जाना चाह रही थी इधर, तो वॉयलेट का जो कोण बना इसे डेल्टा वॉयलेट बोला, रेड का जो कोण बना उसे डेल्टा रेड बोला। तो डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड की जो वैल्यू होगी उसे ही हम थीटा से चिन्हित करेंगे, उसे ही हम थीटा से चिन्हित करेंगे। मतलब क्या हो गया, ये यहां पर ये जो कोण बनेगा है ना, ये वाला जो पूरा कोण बना, ये यहां देख, कोण तो यहां भी माप सकते हैं, यहां भी माप सकते हैं, यहां भी माप सकते हैं, यहां भी माप सकते हैं। जितनी ज्यादा आगे तो कोण उतना बड़ा दिखाई देगा आपको, बड़ा मतलब इन द सेंस कि अगर मान के चलिए एक दो लाइन है तो ये मान के छोटा दिखाई देगा, यहाँ और बड़ा, यहाँ कोण बड़ा थोड़ी ना हो रहा है, ये घुमाव तो उतना ही है। ठीक है, तो वही वाली बात है, तो हमने इसको ऐसा बोला कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, इसी को हम यहाँ पे ले जाके तो छोटा सा बना सकते हैं, इसी को हमने कोणीय विक्षेपण बोला। तो कोणीय विक्षेपण का मान क्या है, कोणीय विक्षेपण का मान क्या है, कोणीय विक्षेपण जो होगा उसे हम चिन्हित करते थीटा से, हो जाता है वॉयलेट माइनस रेड, है ना, म्यू वॉयलेट, सॉरी डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड के मध्य जो कोण बनेगा उसे हमने थीटा बोला। डेल्टा वॉयलेट हो जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए बराबर होगा थीटा के। तो ए जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, यहां से हो जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 माइनस म्यू रेड प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 1 कट गया, तो ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड बराबर होगा थीटा के। क्या बोलती तू, कुछ समझ आया तुझे? इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये थीटा के अंदर क्या है, म्यू है और ए है, मतलब प्रिज्म के पदार्थ तथा प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है ये वाली बात। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, तो सर वो तो ठीक है, लेकिन ये पढ़ के मैं करूंगा क्या? एक्चुअल में नीट में जो सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ये देखो क्या होता है कि ये वो वाला पोर्शन है जहां तक पहुंचते 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 15 लाख बच्चे निपट लेते हैं। 15 लाख बच्चे, हाँ देखो, क्योंकि ये क्लास 12 के आखिरी चैप्टर में से एक आता है। तो अगर मान के चलो इस साल 24 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उसमें से आखिरी तक मुश्किल से 8-10 लाख बच्चे पहुंचेंगे। उसमें से भी इस चैप्टर, ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, उसके आखिरी तक तो बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक तक पहुंचते 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 देखो 15 लाख, अगर मान के चलो 16 लाख बच्चे भी नीट की कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि 25 लाख जो फॉर्म भरते हैं उसमें से 8-10 लाख तो ऐसे तो जो बस भर देते हैं ना, दे के देखते हैं कैसा लगता है, एक्सपीरियंस के लिए, है ना। तो एक्सपीरियंस के लिए बच्चे दे रहे, तो उसमें से 25 लाख 24 लाख में से तुम मान लो 8-9 लाख तो बच्चे ऐसे जो एक्सपीरियंस के लिए दे रहे थे। फिर जो बचेंगे उसमें से भी
15 लाख बच्चे निपट लेंगे तो मुश्किल से कुछ 1-2 लाख बच्चे बचते हैं अप्रोक्सीमेटली फिगर जो यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचना लास्ट में पहुंच गए यार। तुम सोचो क्लास 12 के आखिरी चैप्टरों में से एक चैप्टर पढ़ रहे हो तुम दूसरी किताब पर, तो यहां तक पहुंच तो जाओगे। तो इसमें सवाल को बहुत डिफिकल्ट पूछेंगे? कुछ नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेंगे कि भैया बता ये म्यू वॉलेट दे देंगे, म्यू रेड दे देंगे, ए दे देंगे, थीटा पूछ लेंगे। बच्चों ओ भाई साहब, काश शनिवार रात ही मुझे नींद आ गई होती और मैंने पढ़ाई कर ली होती सुबह उठकर जल्दी, तो फिर मामला बैठ गया होता है ना। तो बस ये जो बता रहा हूं इसमें केवल ये फॉर्मूला ध्यान रख लो आप, उस पे ही सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेंगे या उस फॉर्मूले पे बेस सीधा सवाल ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इस पे। चलो इसी प्रकार से एक और चीज, मतलब कुछ 2-3 डेफिनेशन होती है। एक होती है विक्षेपण क्षमता, अभी हमने पढ़ा विक्षेपण कोण, अब पढ़ेंगे हम कोणीय विक्षेपण पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे विक्षेपण क्षमता। इसे बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? ये जो है यह कोणीय विक्षेपण तथा माध्य रंग विचलन का अनुपात होता है ना। इसे क्या इससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। तो ओमेगा से चिन्हित करेंगे, हो जाएगा थीटा बटे में डेल्टा येलो। थीटा क्या था अभी हमने निकाला कि कितना कोणीय विक्षेपण हो रहा है? ये सर वायलेट, ये सर रेड, इनके मध्य कोण बना थीटा, तो थीटा बटा येलो कर लेंगे तो इसमें ए से कट जाएगा, यहां पे हमारे पास ओमेगा का मान आ जाएगा। ये क्यों निकाला? ये क्यों निकाला? ये क्यों निकाला? क्योंकि एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्मूला देखो आप, तो इसमें केवल हर जगह म्यू ही म्यू है, हर जगह म्यू ही म्यू है सर, इसमें ए तो है ही नहीं। मतलब एक्चुअल में यह हमें केवल प्रिज्म के पदार्थ की निर्भरता बता रहा है। मतलब कि अगर आपको ओमेगा दे, कोई विक्षेपण क्षमता दे प्रिज्म की, तो आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में वो जो प्रिज्म है या प्रिज्म का पदार्थ जो है वो कैसा है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म पर निर्भर ही नहीं करता। अगर कोई तुझे थीटा दे तो तुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा ये हो सकता है कि विचलन ज्यादा कर रहा हो सकता है विचलन कम कर रहा हो, मतलब कि प्रिज्म ऐसा 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 कितने भी कोण पर हो सकता है। लेकिन यहां पर जो होगा इसमें केवल और केवल विक्षेपण क्षमता ही होगी। क्लियर है मामला? क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आती है? तो इस पर बेस जो सवाल आते हैं है ना, वो सवाल एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं है ना। अच्छा एक मिनट, वो सवाल करें मुझसे पहले 1-2 और छोटी छोटी सी बातें पहले हम कंप्लीट कर देते हैं ये सारी बातें है ना। तो इसमें ये ही हमारे पास परिभाषा होगी, मैक्स टू मैक्स यही पूछ लेंगे। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है इसमें और ये देखना है कि सर देखिए एक बात बताओ आपसे है ना। सर आप बोले ऐसा ऐसा कुछ होगा तो वर्ण विक्षेपण होगा, हमने बोला यस। तो बोले सर हम ऐसा ऐसा भी तो कुछ पढ़े थे है ना। आपने बोला चलो ठीक है सर माना, इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा, इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता, मतलब जाती फिर से मिल जाती है। लेकिन सर ये तो लेंस है, ये भी लेंस था सर, ये भी कांच है, बिल्कुल। इसमें भी श्वेत प्रकाश जाता है, बिल्कुल। तो इसमें से सर जब लाइट बाहर निकलती है तो फिर 7 रंग क्यों नहीं दिखाई देते? मतलब सर आपको चश्मे से क्या सब कुछ एक ही एक दिखाई दे रहा है? क्या आपको इंद्रधनुष जैसी दिखाई देती है दुनिया? क्योंकि अभी जो कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से तो होना चाहिए है ना, उसके हिसाब से तो होना चाहिए। मतलब कि अगर अभी हम देखें तो हमारे पास अगर एक लेंस है, तो लेंस में भी जब व्हाइट लाइट डाली जाएगी सर, तो आपने हमें पढ़ाया सर F बराबर होता है R/2μ-1। मतलब कि म्यू सबका अलग अलग, तो फोकल लेंथ सबकी अलग अलग। म्यू जो आपने बताया सर वो वॉलेट का है ना, ये म्यू कैसे पता चला था? अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था म्यू किसका ज्यादा होता है, तो यही वाली बात है, म्यू जो होगा सर वो वॉलेट का ज्यादा होगा, रेड का कम होगा। तो यहां पर भी वही लिखेंगे सर, म्यू जो होगा वो वॉलेट का ज्यादा होगा, रेड का कम होगा। तो म्यू वॉलेट का ज्यादा है, मतलब फोकल लेंथ जो है वो वॉलेट की कम है और रेड की ज्यादा है। मतलब सर जब यहां से लाइट निकलेगी तो वॉलेट पहले मिलेगा, रेड बाद में मिलेगा। देख यहां पे हुआ भी, रेड बाद में मिला, वॉलेट पहले मिला। मतलब कि सर गोलमाल है, सब गोलमाल है।
कि सब लाइट जब जाएगी लेंस में से तो ये तो सब हमारे इंद्रधनुष जैसे दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। देखो अगर ये बिल्डिंग है तो अगर आप चश्मे के अंदर से, मैं चश्मे के अंदर से बिल्डिंग को देख रहा हूं तो ऐसी ही दिख रही है, लेकिन अगर ये बात सच होती इस दुनिया में तो मुझे बिल्डिंग ऐसी दिखाई देती। हर जगह ये रंग फैला फैला सा नजर आता है ना, जहां भी सफेद रंग है वो फैला फैला सा नजर आता, वो इंद्रधनुष के रूप में नजर आता। तो एक्चुअल में ये जो डिफेक्ट होता है या ये जो चीज होती है उसे हम क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमेटिक एब्रेशन बोला जाता है इस चीज को। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को मिटाने के लिए क्या किया जाता है, हम जब भी लेंस बनाते हैं या हम जब चश्मा बनाते हैं ना, ये चश्मा बनाया है तो चश्मे के अंदर एक्चुअली में 2 लेंस चिपका दिए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्या करते हैं, देखो हमें पता है सर कि हमारे पास ये वाला जो लेंस है ये क्या करेगा, ये सर चीजें कन्वर्ज करेगा, ये वाला जो लेंस है ये चीजें डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब हमारे पास मान के चलो इसमें ω1 है, इसका ω2 है विक्षेपण क्षमता, ω1 ω2। तो हम क्या करते, हम ऐसा चाहते हैं सर कि नेट रूप से हमें व्हाइट लाइट ही दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर 2 लेंस का संयोजन कर लेते हैं, 2 लेंस का संयोजन कर लेते हैं। तो यहां पर 2 लेंस का संयोजन कैसे कर देते हैं, ये क्या, इसका एक्चुअल में आप पूरा डेरिवेशन होता है लेकिन वो डेरिवेशन नहीं आएगा आपको कभी भी। तो इसका एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ω1/f1 प्लस ω2/f2 बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसा यहां से लिख सकते हो, ω1/ω2 बराबर हो जाएगा -f1/f2। हम क्या करते हैं, हम जब भी लेंस बनाते हैं तो उसके साथ में अगर मान के चलो है ना, अभी ध्यान सुनना इस चीज को, अब इसमें भी बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। मान के चलो कि मेरे को बनाना है एक कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन सर मैं चाहता हूं उसमें वर्ण विक्षेपण भी ना हो या उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं आए, तो उसके साथ में कॉनकेव लेंस भी लगा दूंगा। लेकिन सर हमको तो पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस साथ में होगा तो सर इसकी पावर तो 0 हो जाएगी, तो सर ये तो लेंस बना ही नहीं। हाँ, तो क्या किया जाता है, यहां पर अगर मान के चलो ओवरऑल मतलब पूरा मिलाकर आपको, जैसे मैंने लगाया ये मेरा कॉनकेव लेंस है, तो ओवरऑल अगर मेरे को एक कॉनकेव लेंस चाहिए तो क्या करते, मेन ज्यादा पावर का कॉनकेव लेंस लगाते और थोड़ी कम पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगा देते, ताकि दोनों का क्रोमेटिक एब्रेशन 0 हो जाए और नेट पावर जो है वह इसकी निकल कर आ जाए। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैंने चश्मा पहन रखा है जिसका नंबर है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर। मैंने एक चश्मा पहन रखा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जिसकी पावर जो है वो -2 डायोप्टर का चश्मा पहन रखा, तो -2 डायोप्टर का चश्मा पहन रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, -2 डायोप्टर के चश्मे के लिए हम यहां पर ये जो है वो ज्यादा का लेंगे, हम 3 डायोप्टर का लेंगे, उसके साथ में 1 डायोप्टर का ये कंबाइन करेंगे ताकि नेट जो है -2 बने और इसका क्रोमेटिक एब्रेशन भी हट जाए। ठीक है, और क्रोमेटिक एब्रेशन हटाने के लिए आप फॉर्मूला, तो लेंस जिस मटेरियल से बनेगा उसका ओमेगा पता होगा, f1 f2 की वैल्यू आपको है ना, नेट पावर कितनी चाहिए उसके हिसाब से मिल जाएगी। इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछते, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हो। रेन होने पर रोड पर रेनबो क्यों दिखाई देता है? वाह, तुझे रोड पर रेनबो दिख रहा है ना, इतनी शक्ति है सर, हमने आसमां को जमीन पे बुला लिया। एक्चुअली में रोड पे रेनबो पेट्रोल गिर जाता तो वहां पर दिखता है ना, वो रोड पे रेनबो नहीं होता, वो पेट्रोल के कारण होता है। और वो क्यों होता है वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, चिंता ना कर, बताऊंगा वो भी। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी कहानी थी जो हमें पता होना चाहिए, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला पता कर लो काफी है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो आप कि मेरे को कुल मिला के एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना था, मतलब कन्वर्जिंग लेंस चाहिए मेरे को। तो क्या होगा सर, यहां से जब लाइट निकलेगी तो ये लाइट फैलेगी या 7 रंगों में विभक्त होगी। तो मैंने एक फ्लिंट और क्राउन, ये है ग्लास के प्रकार होते हैं, है ना, कांच के जो मैक्सिमम प्रकार जो यूज होते उसमें क्राउन और फ्लिंट 2 इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं। तो ये क्राउन का लिए, फ्लिंट लिया, इनका ओमेगा अलग अलग होता है, इनके लिए सब सारी चीजें मटेरियल अलग इनका है ना, तो म्यू वगैरह अलग अलग होगा। तो यहां से लाइट आई, ये 7 रंगों में विभक्त हुई, इसने इन्हें मिला दिया और नेट रिजल्टेंट जो अगर मैं पूरे का देखूं तो सर लाइट आई थी और यहां मिल गई, लाइट आई थी यहां मिल गई, नेट रिजल्टेंट के रूप में। आई बात समझ में?
है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। ये इसमें इसे फिर से मिला देता है ना। तो फिर से मिलाने के लिए एक और दूसरा लेंस भी साथ में लगाया जाता है। चलिए अब हमारे पास है ना, यहां पर सवाल जो पूछे जा रहे हैं नीट में आजकल, उसमें एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है कि ये वैसे ये क्लास 10th में बताई जाती है, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है ये भी, है ना। ये भी न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया था, हमारे पास एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो एक और दूसरा उल्टा प्रिज्म रख दे तो वहां पर क्या लाइट वापस से रिकंबाइन होके आ जाएगी? लाइट रिकंबाइन होके आ जाएगी, बिल्कुल लाइट रिकंबाइन होके आ जाएगी। मतलब अगर लाइट जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, लाइट जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, तो ये उल्टा प्रिज्म रखा जाएगा तो लाइट वापस से 7 रंगों की जुड़कर वहां पे व्हाइट स्पॉट बनाएगी, वहां पे वापस से व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो अब हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि यार इन दोनों को मैं कितने एंगल, मतलब कौन से मटेरियल के प्रिज्म हो या इनका प्रिज्म कोण क्या क्या हो, इनके मध्य क्या संबंध होना चाहिए ताकि लाइट जो है वह वापस से मिल जाए। ठीक है, अच्छा तो सर सेम मटेरियल के लगा दो। हाँ सेम मटेरियल के तो लगा देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग मटेरियल के होंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान समझना अभी इस चीज को, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो क्या कंडीशंस पॉसिबल है। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक प्रिज्म है, मेरे पास यहां पर एक प्रिज्म है, तो यहां पर अगर व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट लाइट 7 रंगों में विभक्त हो गई। मतलब ऊपर की तरफ रेड रह गया सर, नीचे की तरफ वॉयलेट आ गया, और यहां से लाइट जो है वो बाहर निकली, यहां से लाइट जो है वो बाहर निकली। अब इसके जस्ट सामने मैंने एक और उल्टा प्रिज्म लटका दिया या उल्टा प्रिज्म लगा दिया। अब ये जो उल्टा प्रिज्म लगाया है, ये प्रिज्म जो है वह कौन से किसी भी मटेरियल का हो सकता है, या ये जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है वह प्रिज्म जो है वो कितने भी कोण का हो सकता है ना। मतलब इन दोनों, ये दोनों प्रिज्म एक नहीं है, एक नहीं है। तो क्या होगा, यहां से लाइट जो है वो रेड लाइट जो है वो इसमें घुसेगी, इसमें घुसेगी, लाइट ऐसी निकलेगी और यहां से लाइट बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से वॉयलेट लाइट जो है वो भी यहां से घुसेगी और वो व्हाइट भी यहां से बाहर आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, ध्यान सुना इस बात को, ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये दोनों कंबाइन हो जाए, एक बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सर ये आगे जाकर कंबाइन भी ना हो, ये आगे जाकर ना मिले। मतलब कि यहां से प्रिज्म से इंद्रधनुष बना, 7 रंगों में विभक्त हुआ, उल्टा प्रिज्म लगाया, लेकिन फिर भी इनमें सेटिंग ही नहीं जमी, और ये दोनों मिलकर वापस से श्वेत प्रकाश में नहीं जम पाए। ऐसा हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर मान के चलो कि ये दोनों 7 रंग में ये 7 रंग का 7 रंग ही रह गया, या इंद्रधनुष का इंद्रधनुष ही रह गया, ये वापस से नहीं मिले, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, ये तो विक्षेपण हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो यहां पर विक्षेपण अगर मान के चलो, ये क्या 7 रंगों में टूटना। अब ध्यान समझना, 2 चीजें साथ में होगी, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान सुना मेरी बात को। यह है विक्षेपण, ये क्या है, विक्षेपण। यह है विक्षेपण। तो विक्षेपण अगर मान के चलो कि यहां पर कुछ ऐसी सेटिंग जमती है कि सर ये व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में टूटी, और उसके बाद में व्हाइट लाइट वापस से व्हाइट लाइट बनकर बाहर निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे विक्षेपण शून्य है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, परिमाणी विक्षेपण जो है वो शून्य आ गया है। परिमाणी विक्षेपण जो है वो शून्य आ गया। विक्षेपण क्या था, थीटा से चिन्हित किया था हमने। विक्षेपण किससे चिन्हित किया था, थीटा से चिन्हित किया था। ठीक है ना। ये मेरा बैच 1 में आखिरी लेक्चर है, आखिरी चैप्टर है मेरा। इसके बाद में आपको मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बैच 1 के बच्चों को बोला जा रहा है। ये केवल अब जो क्लासेस चलेगी वो बैच 2 में क्लासेस चलेगी। आरंभ में बैच 2 में फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बैच 1 में कोई और टीचर पढ़ाएगा, और अगर कोई ना पढ़ाए तो आप लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़कर खुश रह लेना।
ठीक है, और ये मेरा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद में बस एक सवाल करूंगा, इसके बाद में अगला टॉपिक भी नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद में मंडे से आप लोगों की फिजिक्स की क्लास आरंभ 1 वालों को बोल रहा हूं शायद नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो बकवास कमेंट आप लोगों के कमेंट बॉक्स में चले जा रहे, तो इससे यही प्रतीत होता है कि आपको नहीं पढ़ना है ना। अब बैच 1 में कोई बढ़िया पढ़ रहा हो, कोई खराब पढ़ रहा हो, कोई कमेंट कर रहा हो ना कर रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं आपको ये वाला टॉपिक आगे नहीं पढ़ाऊंगा। बैच 2 की भले ही मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, उनको अलग से मैं 2 घंटे बिठाकर 1 घंटे बिठाकर आगे का टॉपिक पढ़ा दूंगा। बैच 1 को मैं ये वाला टॉपिक आगे का नहीं पढ़ाऊंगा। ये वाला बस 2 मिनट 5-10 मिनट लगेंगे मुझे ये बात समझाने में। उसके बाद में नीट 2017 का आखिरी सवाल है आज की क्लास का, ठीक है। ये आखिरी सवाल है और आखिरी टॉपिक है और आखिरी मुलाकात है मेरी और तुम्हारी। यहां पर विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण मतलब क्या होता है कि यहां पर, है ना, तू एक बच्चा बोले सर मैं बैच 2 ज्वाइन कर, तू बैच 2 ज्वाइन कर ले, तो बैच एक्स ज्वाइन कर ले, वाई ज्वाइन कर ले, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी ज्वाइन कर ले, लेकिन इस बैच में मैं नहीं पढ़ा रहा। देखो, तो यहां पर व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों में बटेगी, और ऐसा हो सकता है कि सर ये 7 रंग के 7 रंग में चली जाए, तो मैं बोलूंगा कि इसमें कुल विक्षेपण शून्य नहीं है, ठीक है। और अगर मान के चलो लाइट जो है वह 7 रंग की 7 रंग में आई और ये मिलकर वापस से व्हाइट लाइट बना दी 2 प्रिज्म उल्टे रखने पर, तो क्या होगा? वहां पर मैं बोलूंगा कि विक्षेपण शून्य है। क्या पहली बात सभी को समझ में आई? बैच 2 आकांक्षा, कृति, पूजा, बैच 1 के तो मैं कमेंट भी बंद ही कर देता हूं ना, इन लोगों के कमेंट देखने से भी मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, अब मुझे इनके कमेंट भी नहीं दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तो यहां पर विक्षेपण शून्य मतलब क्या होगा? विक्षेपण शून्य मतलब कि अगर लाइट 7 रंग में आई और 7 रंग में वापस से कंबाइन हो गई, मतलब कि वापस से व्हाइट लाइट बन गई, तो मैं बोलूंगा इसमें विक्षेपण शून्य है, इसमें विक्षेपण शून्य है, ठीक है। और अगर 7 रंग की 7 रंग में वापस से नहीं जुड़ी, तो इसमें क्या बोलूंगा मैं? विक्षेपण शून्य नहीं है। जैसे देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पर लाइट आई, वापस से जुड़कर श्वेत प्रकाश बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें मैं बोलूंगा कि यहां पर विक्षेपण शून्य हो गया है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में हो रहा है विक्षेपण या थीटा शून्य हो गया है, विक्षेपण शून्य हो गया है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में श्वेत प्रकाश आया, लाइट गई, लेकिन सर किसी दुर्भाग्यवश कुछ घटना हुई और ये व्हाइट लाइट वापस से मिल नहीं पाई, इनकी सेटिंग नहीं जम पाई, मतलब कि ये 7 रंग में तोड़ रहा था, जितना इसने तोड़ा या जितने कोण पर इसने 7 रंग को ढाला उसको ये कंबाइन नहीं कर पाया दूसरा प्रिज्म, तो ये व्हाइट लाइट ही, मतलब ये जो दूसरा प्रिज्म है ये श्वेत प्रकाश नहीं बन पाया। मतलब कि क्या होगा? मतलब कि यहां पर विक्षेपण जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्या ये पहली बात सभी को समझ में आ गई? हाँ भाई, आरंभ बैच 2 सभी को समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को करके बताता हूं, एक है ना, जैसे यार इसमें एक्चुअल में मैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबकी ही साथ में बदल पाऊंगा क्या? चलो इसमें नहीं हो पाएगा, है ना। अगर ऐसा होता कि मैं इनमें ए का मान बदल पाता, एक्चुअली इनमें दोनों में साथ में ही बदल रहा है ना, अगर मैं एक अलग मटेरियल ले लूं, नहीं वो दोनों का साथ ही में होगा, चलो कोई बात नहीं, है ना। यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां क्या हो रहा है सर? व्हाइट लाइट मिलकर चली गई, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास जो इस कंडीशन में हम देखें तो इसमें सर थीटा जो है वह नेट थीटा जो होगा वह 0 हो जाएगा। प्रिज्म सीधा लिया जाए तो बेटा, प्रिज्म सीधा लिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा ना, प्रिज्म सीधा लिया जाए तो कुछ होगा ही नहीं, ले प्रिज्म सीधा कर लेगा, तो प्रिज्म सीधा करेगा तो क्या होगा सर? प्रिज्म सीधा कर देंगे तो यहां से सर श्वेत, पहली बात तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हो जाएंगे, और अगर मान के चलो किसी कंडीशन में लाइट बाहर निकल भी गई तो यहां पर ये श्वेत प्रकाश आया था वो देखो ध्यान से,
यहां पर विचलन या विक्षेपण होगा ही होगा। प्रिज्म को जब उल्टा रखोगे, आप उल्टा रखोगे और इसके समांतर करोगे, उसी ही कंडीशन में यहां पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो अब ये सबसे पहली बात थी। अब एक और बात, ये थीटा था, थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी थी? हाँ भाई, आरएम बैच 2 थीटा की वैल्यू अगर आप लोगों को अभी भी मैंने बताई थी, नहीं कहा थी सर, ये थीटा अभी हमने यहां पर निकाला। थीटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए था, ये रहा सर थीटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए था। थीटा वर्ण विक्षेपण कितना हुआ? तो यहां पर हाँ, सेकंड प्रिज्म को हमेशा उल्टा ही लेना है। तो यहां पर हो जाएगा सर थीटा बराबर होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ओके सर, इसमें ए है, इसमें ए डैश है ना, मतलब इसमें देखो ये दोनों अलग अलग प्रिज्म, तो इसके लिए सब ए से म्यू से और इसमें म्यू डैश और ए डैश से चिन्हित करूंगा मैं। अच्छा, इसके अलावा यहां पर है ना, इसके अलावा यहां पर हमारे पास विक्षेपण रहित विचलन अगर होगा, विक्षेपण रहित विचलन होगा, तो अब ये विचलन का चक्कर है सर। विक्षेपण तो हमें समझ में आ गया कि सर यहां पर लाइट अगर मिल गई तो ये विक्षेपण हो रहा है, नहीं मिली तो मिल गई तो विक्षेपण नहीं हो रहा है, नहीं मिली तो विक्षेपण हो रहा है। अब विचलन क्या था? विचलन था कि सर लाइट कहां जाना चाह रही है और कहां चली गई के मध्य कोण। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो लाइट कहां जाना चाह रही है, लाइट जहां जा रही इधर, लाइट चली भी गई इधर। तो ये जहां जाना चाह रही थी जहां चली गई, उसके ये दोनों आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो समांतर है इसका मतलब क्या हो गया? समांतर है मतलब कि सर इसमें विचलन भी 0 है और विक्षेपण भी 0 है। मतलब ये जहां जाना चाह रही थी वहीं पर ही जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, और कलर भी कंबाइन हो गए। मतलब मैं बोलूंगा कि इसमें डेल्टा टोटल जो होगा वो भी 0 होगा, और इसमें थीटा टोटल जो होगा वो भी 0 होगा इस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन इसको एक मिनट यहां से हटा देता हूं ना, आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास ये वाली जो पहली कंडीशन है ना, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है। कौन सा सर? ये रहा केस नंबर 1। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें विक्षेपण तो शून्य हुआ है, विक्षेपण तो शून्य हुआ है, लेकिन विचलन, लाइट कहां जाना चाह रही थी और अल्टीमेटली कहां जा रही है, वह 0 नहीं हुआ है। मतलब कि सर हम यहां पर बोलेंगे, इसको हटा रहा हूं अभी के लिए, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। अभी विक्षेपण 0 है, लेकिन विचलन या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे विक्षेपण रहित। इसका नाम क्या देंगे? क्वेश्चन वाला कैसे बोल के देगा? क्वेश्चन वाला बोल के देगा विक्षेपण रहित विचलन। और 99.99% चांसेस है कि नीट 2024 में अगर सवाल आएगा तो इसी से आएगा। प्रिज्म में अगर ये विक्षेपण वगैरह से आएगा तो यही कंडीशन पूछी जाएगी। ठीक है, कि यहां पर विक्षेपण रहित विचलन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो विक्षेपण रहित विचलन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यहां पर आपको इसमें एक प्रिज्म देंगे, उसका अपवर्तनांक दे देंगे, उसका प्रिज्म कोण दे देंगे, दूसरे प्रिज्म के अपवर्तनांक दे देंगे, मटेरियल पता है तो बोलेंगे अरे कितने कोण का प्रिज्म काटा जाए ताकि विक्षेपण रहित विचलन हो जाए। क्या हो जाए? विक्षेपण रहित विचलन। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी सर? इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे लिए विक्षेपण शून्य हो गया। तो विक्षेपण का मान क्या था सर? विक्षेपण होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस दूसरे वाले का ना, ये पहले वाले का इसे θ1 बोल देते, प्लस θ2 मिलकर 0 बनाना चाहिए। मतलब कि इसने जितने कलर खोले उतने ये कंबाइन कर दे फिर से। तो यहां पर θ1 जो होगा वो होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस वी आर डैश इंटू ए डैश बराबर होगा 0 के, इंटू ए डैश बराबर होगा 0 के। आई बात समझ में? इंटू ए डैश बराबर होगा 0 के। तो इस क्वेश्चन से या इस इक्वेशन से हम ए डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको उधर भेज देते तो हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए
बराबर होगा माइनस ए डैश इंटू ये म्यू वी बाय म्यू आर जो होगा वो नीचे लिया तो म्यू वी माइनस म्यू डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश जो होगा उसको हमने नीचे लिया। तो ये ए डैश नेगेटिव आया। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि अगर ये ऊपर है तो इसका उल्टा रखना पड़ेगा। तो ये ए डैश की वैल्यू आ जाएगी जिसकी बदौलत या जिस एंगल पर अगर हमने प्रिज्म या इतने एंगल का अगर हमने प्रिज्म काटा तो 110% सर 110% ऐसा होगा कि यहां पे लाइट जो है वो वापस से कंबाइन कर जाएगी। क्या समझ में आ गया सभी को? क्लियर है मामला? ठीक है ना। यहां पर बेटा सब जगह वी लिखा हुआ है, सब जगह ये वॉलेट है, ये वी है, कहीं पर भी वाई नहीं लिखा हुआ है। ये वी है, ये भी वी है, ये भी वी है, सब जगह वॉलेट लिखा हुआ है। अनुपमा सर टेलीग्राम चैनल बन लिया? हाँ बना लिया है, टेलीग्राम चैनल नया बन गया है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एसपी सर डाउटनेट, फिर से सर्च करेंगे एसपी सर फिजिक्स सर्च करेंगे तो एक नया टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई देगा। उसके अंदर अभी मैंने आज शाम को एक वीडियो भी डाल दी है तो दिखाई दे जाएगा, 2-3 पोस्ट ही है उसमें, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये नया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इस कंडीशन में क्या हो रहा है सर? इस कंडीशन में कंडीशन नंबर 2, इसमें विक्षेपण नॉट इक्वल्स टू 0 है। विक्षेपण नॉट इक्वल्स टू 0 है। विक्षेपण नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होगा सर? यहां से लाइट आएगी और ये यहां पर विक्षेपित नहीं हो रही है। विक्षेपण नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन सर विचलन 0 हो चुका है। इसमें विचलन 0 हो चुका है। विचलन 0 मतलब कि सर यहां से श्वेत प्रकाश गया था और यहां के यहां सर ऐसा कैसा प्रकाश आ गया, यहां पर समांतर प्रकाश किरणें रहेंगी सारी की सारी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसको पहले बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे विचलन रहित विक्षेपण। विचलन रहित विक्षेपण मतलब ऐसा जहां पर जिसमें ये क्या विचलन रहित विक्षेपण मतलब कि यहां पर विचलन नहीं हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है सर। 7 रंगों में टूटा का टूटा रह गया है ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर? अब हमारे पास हमें विचलन को 0 करना पड़ेगा, तो टोटल विचलन जो होगा वो 0 हो जाए सर। अच्छा, विचलन तो आसान होता है सर, डेल्टा ये होता है a इंटू म्यू माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1 बराबर होगा 0 के। अच्छा सर, यहां पर म्यू कौन से रंग का रखना है? यहां पे किसी रंग का नहीं रखना है। यहां पे आपको अगर ऐसा आता है तो अलग ही सवाल में समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रिज्म का ही म्यू दे दिया जाए, प्रिज्म का औसत मान दे दिया, प्रिज्म का म्यू दे दिया जाए, कोई रंग का ना बोला जाए, तो यहां पर म्यू आपको ऐसा कैसा रखना होगा। तो यहां से हम ए डैश की वैल्यू, इसके चांसेस बहुत कम है, 99% चांसेस है, अगर आएगा तो इसी से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे सर जी ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू डैश माइनस 1, है ना। ये भी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव बस ये दर्शा रहा है कि प्रिज्म जो है ना, ये नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव बस ये दिखा रहा है, ऑप्शन में नेगेटिव नहीं रहेगा ना। ये तो हमारी समझने के लिए कि हाँ सर एक उल्टा है और एक सीधा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब ये एक सवाल आया होता नीट 2017 में, एक बार सवाल पढ़ते हैं और इसका जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। सवाल में बोला कि 1.42 अपवर्तनांक के कांच से बने एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो है वह 10 डिग्री है। इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के कांच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। देखो क्वेश्चन में पतला प्रिज्म बोला, मतलब कि जो हम सारे फॉर्मूले लगाते हैं पतले प्रिज्म के लिए लगाते हैं। इस संयोजक से विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है। विचलन रहित, अच्छा सर विचलन रहित विक्षेपण सर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या होगा, है ना। देखो
ये इस पे सवाल आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा चांसेस है कि इस पे सवाल पूछा जाएगा 2024 में अगर आता है तो आसान सी बात है सर। ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू म्यू माइनस वन अपॉन में म्यू डैश माइनस वन अपॉन में म्यू डैश माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया गया, हमें यहां पर ए की वैल्यू कितनी दी गई, ए की वैल्यू दी गई है 10 डिग्री। म्यू क्या होगा 1.42 माइनस वन, क्योंकि जिसके लिए 10 डिग्री दिया गया है उसी का अपूर्णांक पहले रखना होगा। फिर दूसरे वाले का दिया होगा 1.7 माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा सर, जरा 10 इंटू 0.42 अपॉन में 0.7, इसको काट लो आप तो यहां पर 6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 इंटू 10 करोगे तो 6 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी पे एक सवाल आज तक पूछा गया है। क्लियर है मामला, आया समझ में सभी को? एक बार कमेंट्स में थम्स अप कर दो सभी। चलो आगे बात समझ में। हाँ भाई, तो इसके बाद में अब हमें एक अगला टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ना है ना। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि ये वाला टॉपिक पढ़ने में अब हमें फिर से 1.5-2 घंटे के करीब लगेगा। तो ये वाला टॉपिक मैं इसमें चीजें ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूं, तो मंडे के दिन अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे वाली जो क्लास होगी वो केवल बैच 2 में दिखाई देगी, मंडे वाली क्लास बैच 1 में नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि बैच 1 वालों को थोड़ा भी ये टॉपिक पढ़ने को मिले। तो मैं चाहता तो अभी आधा घंटा पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आधा घंटा पढ़ा दिया तो उनको बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा इस टॉपिक का। तो मैं नहीं चाहता कि बैच 1 वालों को कुछ भी पता चले इस टॉपिक के बारे में। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, फिर उसके अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम प्रकाशिक यंत्र के ऊपर सारी चर्चाएं करने वाले हैं। इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, वो हम देख लेंगे। तो मंडे के दिन से ना आप लोग जो क्लासेस है वो ध्यान रखना, मंडे की जो क्लासेस है वो ध्यान रखना 2 बजे से होंगी। तो 2 बजे से होंगी। पहली क्लास आप लोगों की बायो की ही होगी, इसके बाद में केमिस्ट्री की होगी और आखिरी क्लास फिजिक्स की होगी। एक बार जरा बैच 1 वालों के हाल तो ले लेते, कैसा लग रहा है उनको ये सब सुन के। चलिए। ओहो सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी क्या गलती है? अच्छा, क्योंकि आप लोग शांति से बैठ नहीं पा रहे हो ना, खुजली खत्म नहीं हो रही है। हम कौन से बैच में? मंजीत बेटा तुम भी बैच 1 में ही हो, तुम्हारी ही बात कर रहे हैं हम। चलो हाँ भाई, चलो पढ़ लो रहे तुम भी, क्या याद रखोगे। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या चक्कर है, इसका बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा अभी। फिर मंडे की क्लास में ना एक्चुअल में ये भी हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो हाँ ओके, तुम लोगों का सॉरी मैंने मान लिया, बट अब ये रिपीट मत करना आप। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, और इसके अलावा हमें इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होता है वो अब देखना होगा हमें। हाँ, अब बैच 1 वालों तुम्हारे भी कमेंट दिख रहे हैं मुझे, देखो। तो अब यहां पर सरल पता था, कौन बोल रहा है ये पता था? ऐसा कौन बोल रहा है पता था? चलो ठीक है, तो पता था तो फिर मुझे भी पता था आगे, तो है ना। अब वही होगा जो मैं पहले चाह रहा था।
सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? हाँ, ये मेरे को मेन कारण हरिओम लग रहा है यार, है ना। मेन कारण मुझे जो लग रहा है ये एक ही बालक लग रहा है, हरिओम। यही कहानी शुरू करता है और इसके पीछे कुछ मंद बुद्धि वाले बालक जो है वो इसके पीछे खींचे चले जाते हैं और फिर ये आपस में बहुत मजे करते हैं। मेरी क्लास किस टाइम पर होगी? अच्छा, मैं एक बार आपको टाइम टेबल बता देता हूं। मैं एक बार टाइम टेबल आपको बता देता हूं। 2 बजे से क्लासेस होंगी आपकी, 2 से 4 पहली क्लास होगी, 2 से 4 पहली क्लास होगी, फिर 4 बजे मतलब 5-10 मिनट सर पहले छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में 4 से 5:30 दूसरी क्लास होगी और उसके बाद में तीसरी क्लास जो होगी वो 5:45 से 7:15 तक होगी। ठीक है, ऐसी 3 क्लासेस होंगी अब आपकी। चलो, हाँ, इस प्रकार से तीनों क्लासेस होने वाली है। हाँ भाई, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखो, अब पहले तो हम ये समझते कि हमें कोई भी चीज बड़ी या छोटी कैसे दिखाई देती है। तो बेसिकली चक्कर क्या है? बेसिकली ये चक्कर है कि हमारे पास अगर हमारी आंखों के सामने कोई भी चीज है तो हमें वो चीज बड़ी या छोटी कैसे दिखाई देती है? कैसे दिखाई देती है? अच्छा, इसके अलावा पहले ये भी बताओ कि न्यूनतम कितनी दूरी तक हम स्पष्ट रूप से किसी भी चीज को देख सकते हैं? न्यूनतम कितनी दूरी तक हम किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर तक मैं किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। लेकिन अगर मान कर चलो मुझे देखना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया 25 सेंटीमीटर के पास भी लेकर आओ, 25 सेंटीमीटर के पास लेकर आने से मतलब नहीं है, और तो 25 सेंटीमीटर तक वो दिखाई देती नहीं है। तो अगर मुझे उन्हें देखना है तो मुझे एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए, या मुझे सितारे देखना सर वो बहुत दूर है लेकिन वो मुझे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं उन्हें बड़ा कैसे देख सकता हूं? तो चक्कर ये है कि आपको कोई भी चीज बड़ी या कोई भी चीज छोटी दिखाई देती है ना, तो उसमें यह होता है कि वो आपकी आंखों पर कितना कोण बना रहा है, आपकी आंखों पर कितना कोण बना रहा है। एक तो हमने एक आवर्तन पढ़ा था जो हमने लेंस में पढ़ा था या दर्पण में पढ़ा था कि सर वो लेंस प्रतिबिंब को कितना बड़ा है कितना छोटा कर रहा है, वो पहली बात है। लेकिन अगर आपको आपकी आंखों से कोई भी चीज बड़ी देखनी है, कोई भी चीज छोटी देखनी है, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी वह आपके आंखों पर कितना कोण बना रही है, इससे पता चलेगा, है ना। जैसे देखो, मान के चलो कि आप किसी भी चीज से बहुत दूर खड़े हो ना, जैसे एक बिल्डिंग से बहुत दूर खड़े हो, आप छत पे खड़े हो और आपके सामने बहुत दूर कहीं एक बिल्डिंग है, आपको पता हो वास्तविकता में बहुत ऊंची है, लेकिन आपने बचपन में ऐसा कभी ना कभी किया होगा, ऐसे आंख से नापोगा, अरे सर इतनी सी तो ये बिल्डिंग है, इतनी सी तो ये बिल्डिंग है, इतनी सी तो ये बिल्डिंग है। मतलब वो आपके आंखों पर कितना कोण बना रही है, वो आपके लिए दर्शन कोण कितना बन रहा है, आपकी आंखों पर कितना कोण बन रहा है। ठीक है, उससे मामला सब होता है। मतलब कि अगर मान के चलो कि लाइट जो, अगर मान के चलो कोई वस्तु जो है वो अगर आपको बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके पास हो दूर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि वो आपकी आंखों पे कितना कोण बना रही है ना। जैसे अगर मान के चलो मैंने देखा ये पेन, तो ये पेन अभी तुम्हारी आंखों पे कितना कोण बना रहा है ना। तो देखो यहां पर ये पेन रखते हो और मैं तुम्हारी आंख पर आ जाता हूं, मतलब ये क्या है, मैं तुम्हारी आंख पर आ गया, मैं लेंस पर आ गया, तो अपन लोग देखते मिलकर, हाँ सर अभी ये पेन इतना छोटा दिखाई दे रहा है, इतना छोटा दिखाई दे रहा है, सही चल रहा है मामला। फिर अगर मैं पेन को पास लाऊंगा, सर ये पेन जब है ना वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और पास लाऊंगा तो सर पेन अब ना इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, और पास लाऊंगा तो सर पेन अब इतना बड़ा हो गया, और पास लाऊंगा सर अभी तो पेन तो बहुत ही बड़ा हो गया, पेन बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या वास्तविक में पेन बड़ा हो रहा था? नहीं, बस चक्कर यह है कि अगर कोई भी चीज हमें बड़ी देखनी है तो हमारी आंखों पे अगर उसका कोण बड़ा बन जाए तो हमें बड़े दिखाई दे जाएगी, बस इतनी सी बात है। अगर हमारी आंखों पर उसका कोण बड़ा बन जाएगा तो हमें बड़ी दिखाई दे जाएगी, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो जैसे अगर मान के चलो हमारे पास ये एक वस्तु है,
अब देखो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दो चीजें होती है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी चीजों को बड़ा दिखाता है, ठीक है, छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है। तो अगर मान के चलो एक छोटी सी वस्तु है जो मेरी आंखों से डी दूरी पर रखी हुई, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर, है ना, डी क्या न्यूनतम दूरी जिसमें हम प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो होगा 25 सेंटीमीटर। अब ये मेरी आंखों पर ये कोई अल्फा कोण बना रही है, ये है एच, ये है डी। अब मैं चाहता हूं इसे और बड़ा देखना, अब मैं चाहता हूं इसे और बड़ा देखना, और बड़ा देखना, और बड़ा देखना, और बड़ा देखना। तो क्या मैं यहां पर इसे, ये एच है सर, ये एच है, तो मैं इसको और पास लेकर आऊं तो और बड़ा दिखेगा। हाँ सर, पास लोगे बड़ा तो दिखेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। तो सर बड़ा देखकर क्या कर लो जब साफ नहीं दिखेगा तो यहां पर मैं इसे एच दूरी, ये एच वस्तु है, इसे डी दूरी पर ही रहने देता हूं। अब अगर मैं इसे पास लूंगा इसे पास लाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, दूर ले जाऊंगा तो सर कोण अपने आप छोटा हो जाएगा, तो फिर और छोटी दिखने लग जाएगी। तो सर अब आप इसे और बड़ा कैसे दिखाओगे? तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके बीच में लेंस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? एक लेंस, किसी भी चीज को बड़े देखने के लिए। अच्छा, अब एक बात बताओ यार, कि अगर आप किसी भी वस्तु को एक लेंस से देख रहे हो, तो आपको वो वस्तु दिखती है, उसका प्रतिबिंब दिखता है, या दोनों दिखती है? अगर मान के चलो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी आंखों में डूबना नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मतलब कि आप जो लाइट है वो मेरी आंख से निकल रही है। मेरी आंखों को कैसे देख पाओगे आप? मेरी आंख से लाइट निकलेगी, लेंस से जाएगी और फिर आपको दिखाई देगी। तो आपने क्या देखा? मेरी आंखें, प्रतिबिंब। मतलब सर आज तक आप जो हमें आप जो देख रहे थे, हमने आपके असली आंखें नहीं देखी आज तक। नहीं, तुमने मेरी कभी असली आंखें देखी नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों के सामने हमेशा चश्मा लगा रहता है, तो तुम मेरी आंखों का प्रतिबिंब देख रहे हो। अरे तुम तो मेरी आंखों की बात कर रहे हो, मैं तो पूरी दुनिया का प्रतिबिंब देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों के सामने चश्मा लगा हुआ है। मेरी आंखों के सामने चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मे से लेंस आ गया है बीच में, तो लेंस से मुझे वास्तविक वस्तु मैं भाई जिंदगी मैंने अपनी गुजार दी है प्रतिबिंब देख देख के। जिसको चश्मा लगा हुआ है, जिसको चश्मा लगा हुआ है ना, वो सब प्रतिबिंब देख रहे हैं दुनिया में, और खुश है जिंदगी में। प्रतिबिंब देख के मजा आ रहा है, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप, है ना, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एक हमारे पास एनिमेशन भी था इसके लिए। एनिमेशन, 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 वेयर इज एनिमेशन? हियर यू गो, एनिमेशन। एक सेकंड रुकेंगे बस। अगर आप इस बालिका को ध्यान से देखें तो इसकी आंख बहुत बड़ी नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में इसकी आंख बड़ी है सर? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों के सामने एक लेंस रखा हुआ है। तो वो जो लेंस है उसकी बदौलत हमें एक्चुअल में उसकी आंख नजर नहीं आ रही है, हमें उसकी आंख का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, आंख का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या आंख बड़ी है? नहीं सर, प्रतिबिंब नजर आ रहा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बन गया है। ठीक है, तो अगर यहां पर ये लेंस हटा दिया जाए तो आपको आंख छोटी नजर आएगी। तो एक्चुअल में जब भी लेंस के थ्रू हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हम उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं, हमको वस्तु नहीं दिखती है फिर, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब बन गया, उसका वस्तु हट गई वहां से। कि लाइट हमें क्या लग रही है? वो लेंस हमें लग रहा है वो प्रतिबिंब से लाइट आती हुई नजर आ रही है। तो यही बात इसी का उपयोग करके, है ना, इसी का उपयोग करके बहुत सारी कहानी बनाएगी इस दुनिया में। जैसे अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर हमारी आंख और वस्तु के बीच में एक लेंस रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये जो पहले जब हमने लेंस का उपयोग नहीं किया तो जो कोण बन रहा था उसे हम अल्फा बोल देते, और ये कोण में अगर मैं लिखूं तो ये होगा h/d इसका मान। सर h/d कैसे होगा? tan अल्फा बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा मैं? tan अल्फा। तो tan अल्फा जो होगा वो लगभग
अल्फा के बराबर लिख दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कोण बने हमारी आंखों पे। चीजें कितने डिग्री का कोण है, आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कोण बनाएगी चीजें। अब अगर बीच में हमने लेंस लगा दिया, हमने बीच में लेंस लगा दिया, बीच में लेंस लगा दिया, तो क्या होगा, अब हम लेंस में कुछ ऐसी सेटिंग जमाते हैं, ऐसी सेटिंग जमाते हैं कि यहां पर वस्तु जो है वो इसके एफ और ओ के बीच में आ जाए। वस्तु जो है इस लेंस के एफ और ओ के बीच में आ जाए, तो इसका प्रतिबिंब जो एफ के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। तो अच्छा सर, अब हम बोलेंगे कि हमें बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो अब कोण कितना हो गया सर, अब इससे कोण दिखाएंगे हमें ना, इसका कोण देखेंगे, तो ये मेरे लिए बीटा हो गया, क्योंकि अब मुझे वही दिखाई दे रहा है। तो ये सर एच डैश बटे में कहां बन रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन रहा है वी दूरी पे, मान लो प्रतिबिंब बन रहा है वी दूरी पे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमें सर, हम तो बहुत बड़ा देखना चाहते हैं प्रतिबिंब सर, हम तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। तो अगर मान के चलो मैंने कुछ ऐसी सेटिंग जमाई कि वस्तु को एफ पे रख दूं मैं इस लेंस के, तो प्रतिबिंब अनंत पे दिखेगा, मतलब बहुत दूर दिखेगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। कैसे दिखा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। अच्छा सर नहीं, मेरे को बस स्पष्ट देखना है, छोटा भी चलेगा, चलो तो क्या करेंगे, वस्तु को पास लेंगे, पास लेंगे, पास लेंगे, प्रतिबिंब पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा। तो क्या मैं एकदम पास लिया हूं, नहीं सर, आप प्रतिबिंब को न्यूनतम डी दूरी तक ला सकते हो। क्यों, क्योंकि मेरी आंखों में डी या 25 सेंटीमीटर के करीब में कुछ दिखाई नहीं देगा सर। तो वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, कुछ नहीं दिखाएगा सर 25 सेंटीमीटर से कम तक। तो मैं इसे कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा, और मैं इसे कहां तक ला सकता हूं, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक ला सकता हूं, 25 सेंटीमीटर तक ला सकता हूं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है, या दो मैक्सिमम और मिनिमम मान वाली बात हो सकती है। पहले हम इसमें आवर्धन कितना होगा वो भी देखते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम वाली बात भी देखते हैं। तो यहां पे कौन होगा अल्फा, यहां पे कौन होगा बीटा। तो मैं अगर आवर्धन लिखना चाहूं तो आवर्धन क्षमता जो होगी उसे बोलेंगे उपकरण द्वारा बनाया गया दृश्यकोण बटे में बिना उपकरण की सहायता से बना दृश्यकोण। मतलब उपकरण द्वारा बनाया गया दृश्यकोण क्या है, बीटा, और बिना उपकरण की सहायता से बना दृश्यकोण क्या है, अल्फा, ठीक है। अच्छा, बीटा को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, एच अपॉन में यू, अरे लिख सकता हूं ना, एच अपॉन में यू, एच डैश अपॉन में वी, दो चीजें लिखी जा सकती हैं यहां पर। तो मैं यहां पर एम की वैल्यू लिखूंगा, है ना, एम की वैल्यू लिखूंगा बीटा बटे में अल्फा। बीटा क्या होगा, एच अपॉन में यू होगा, और अल्फा जो होगा वो एच अपॉन में डी होगा। तो एच से एच कट गया, ये हो गया डी बटे में यू। ये मेरे पास आवर्धन क्षमता आ गई। ये फॉर्मूला सबसे तगड़ा फॉर्मूला, यही आपको हर जगह काम आएगा, है ना। क्या होगा, ये होगा डी अपॉन में यू, डी अपॉन में यू होगा। अब डी तो हमें पता है, यू क्या हो सकता है, मतलब वस्तु को सर मैं कहां कहां रख सकता हूं। तो वस्तु को कहां कहां रख सकते, इस पर दो कंडीशन उत्पन्न होती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आवर्धन क्षमता पे, तो उस पर स्पष्ट रूप से कंडीशन मेंशन होगी, स्पष्ट रूप से कंडीशन मेंशन होगी कि भैया ये बताइए कि यहां पर, है ना, ये बताइए कि यहां पर प्रतिबिंब, मतलब स्पष्ट रूप से बोला गया प्रतिबिंब अनंत पे बनवाना है, प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनवाना है। तो दो आपको स्पष्ट रूप से कंडीशंस दी जाएगी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा, ठीक है। और इसके बीच में बन सकता है, इसके बीच में बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके बीच में बन सकता है। लेकिन ये दो एक्सट्रीम केसेस है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, इतना प्राप्त कर सकते हो आप। इसके बीच में कुछ भी आ सकती है वैल्यू। क्लियर है मामला। तो अब अगर मान के चलो हमने बोला कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब हम कुछ ऐसी सेटिंग करें सर कि यहां पर ये जो लेंस आ जाए, है ना, ये लेंस लिया हुआ है। अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं आ गया कहीं गलती से कि सर तो अधूरा अधूरा पढ़ाते हैं, सर तो पूरी पूरी बातें भी नहीं बताते हैं, सर ने तो ये बताया ही नहीं कि यही वाला लेंस क्यों लिया, सर मैं ये वाला लेंस ले लूं क्या कोई है तेजस्वी जिसके दिमाग में सर ये वाला लेंस क्यों नहीं ले रहे हो आप। अबे ये कभी भी आवर्धक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता। क्या कर लेगा इसको लेकर, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, तो उसका कोई यूज है ही नहीं। वैसे भी छोटा देखना तो देख ले भाई, है ना। कोई हो सकता है ना कि मेरे को सर चीजें बड़ी बड़ी नहीं देखना, मेरे को पसंद नहीं है सर, छोटा कर दो, तो दूसरा लेंस लगा ले दो। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, मतलब चीजों को बड़ा करना देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है यही है, मतलब अगर एक सिंगल लेंस का उपयोग कर रहे हैं हम, तो सरल सूक्ष्मदर्शी ही कहलाएगा। ओके, तो अब अगर मान के चलो मुझे प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है, तो क्या होगा सर, वस्तु को अगर मैं ये वस्तु को जो है वह मैं रख दूं एफ पर, फोकस पर रख दूं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, प्रतिबिंब जो होगा वो अब अनंत पे बन जाएगा।
प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बन जाएगा। तो अगर आप इधर से अपनी आंख लेकर खड़े हो और आप देखोगे इसे, तो आपको कहां नजर आएगा, ये अनंत पे नजर आएगा, बहुत बड़ा नजर आएगा। बहुत बड़े में कितना बड़ा नजर आ सकता है वो देख लेते हैं हम। तो इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि u की वैल्यू जो होगी वो माइनस एफ के बराबर हो जाएगी, u की वैल्यू माइनस एफ के बराबर हो जाएगी। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बनेगा सर, प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, ओके। तो मेरे लिए आवर्धन का मान क्या होगा, आवर्धन का मान जो हो जाएगा, आवर्धन का मान सर अभी हमने पढ़ा डी बाई यू होता है, डी बाई यू होता है। तो ये हो जाएगा डी बाई यू, यू की जगह मैं रख सकता हूं एफ, अब यू की जगह क्या रख दूंगा मैं एफ, तो हो जाएगा डी बटा एफ, मेरे लिए पहला आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो नेगेटिव साइन ले लो, बाकी मैं परिमाण अनुसार तो ऐसा लिख सकता हूं, बाकी आप चाहो तो नेगेटिव साइन ले लो, लेकिन अगर इसको नेगेटिव रखोगे तो डी को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों, देखो देखो डी कहां है, डी भी इस तरफ है ना, प्रतिबिंब की दूरी भी इस तरफ है, सब कुछ इसी तरफ है, तो डी को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा और यू को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो डी और यू दोनों नेगेटिव रखोगे तो ये डी बटा एफ ही बचेगा अल्टीमेटली। तो ये आवर्धन क्षमता निकल कर आती है किसी भी, आप चाहो तो इसका सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी लेंस के लिए या किसी भी वस्तु की जब वो उसका प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, अनंत पे बने, अनंत पे बने। अच्छा, अब सर हमने सोचा कि कुछ ऐसी सेटिंग जमाते हैं, कुछ ऐसी सेटिंग जमाते हैं कि यहां पर F हो, यहां पर O हो, वस्तु को पास रख लेते सर, क्योंकि हमें पता सर जितनी पास रखेगी, जितने पास रखेंगे तो उतना बड़ा एंगल। देख अब यहां पर एक्चुअल में ये बात समझो, तुम ये बात समझो कि अगर हमें किसी भी चीज को बड़ा छोटा देखना है तो वो बड़ी छोटी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर ये बहुत बड़ा बना तो क्या बड़ा आवर्धन इसका ज्यादा होगा, अबे नहीं, बड़ा छोटा बनना हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए कि हमारी आंखों पे कोण बड़ा बनना चाहिए, तब उसका आवर्धन ज्यादा निकलेगा। तो अगर मान के चलो कोई बहुत बड़ी चीज बहुत दूर रखी हुई तो आंखों पे बहुत छोटा कोण बना रही है, लेकिन अगर छोटी चीज पास रखी हुई तो आंखों पे कोण बड़ा बना रही है, तो वो बड़ी दिखेगी। कुछ घुसरेला है भेजे में कि अगर एक छोटी चीज मेरे पास रख दी जाए तो मुझे बहुत बड़ी दिखाई देगी, और एक बड़ी चीज बहुत दूर भी रख दी जाए तो मुझे छोटी दिखाई देगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे है ना, ना ऐसा लोग बोलते ना कि अरे ये मेरे अंदर घुस गया है ना यार, ये पेन इतनी पास आ गया, मेरे अंदर घुसा दो इसको, मतलब क्या इतनी पास आ गया सर, इतनी पास बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को ये। ठीक है, तो दूर बनना पास बनना इज नॉट द इशू, पॉइंट इज आंखों पे कोण कितना बन रहा है, तो इसमें देखते कितना बनता है। तो अब देखो सर यहां पर अब हम कुछ ऐसी सेटिंग जमा रहे हैं कि सर प्रतिबिंब जो है पास आए पास आए पास आए पास आए, तो प्रतिबिंब पास आते आते कितना आ सकता है सर, प्रतिबिंब जो है वो मैक्स टू मैक्स डी पास ला सकते हैं। डी क्या है 25 सेंटीमीटर, डी क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो मैक्स टू मैक्स 25 सेंटीमीटर ला सकते हो। तो सर अब आपके लिए वस्तु की दूरी क्या होगी आपको नहीं पता, लेकिन वस्तु की दूरी क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, लेकिन डी की ये वी की वैल्यू जो है माइनस डी के बराबर, मतलब प्रतिबिंब जो है वह मेरे लिए माइनस डी पे बनना है, और फोकल लेंथ तो एफ होती है। तो इस कंडीशन में एक बार सॉल्व कर रहे, फिर उसका हमें कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक बार हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि यहां पर यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो हो जाएगा सर 1 बटा एफ बराबर होगा 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा एफ, सर एफ तो पॉजिटिव होगा, बहुत ही बढ़िया। यहां पर वी कितना है, वी है माइनस डी, और यू भी सर माइनस यू ही होता है, यू भी तो सर माइनस यू भी तो माइनस वी में ही है। आप यू का परिमाण निकालना चाह रहे हो बेसिकली, ये समझ लो बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, या आप अगर उसको पॉजिटिव रखना चाहो तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव होगा, फिर एक नेगेटिव लगा लेना, तो नेगेटिव का चक्कर मत सोचो अभी इतना। तो सर यहां पर ये इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा 1 बटा एफ प्लस 1 बटा डी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा 1 बटा यू के। तो मैं चाहूं तो यहां से 1 बटा यू की वैल्यू लिख सकता हूं एफ प्लस डी अपॉन में एफ इंटू डी, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा क्या एफ प्लस डी हो जाएगा, ऊपर 1 बटा यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए आवर्धन कितना है सर, एम की वैल्यू कितनी है, तो एम इज सर डी बटे में यू। अच्छा अभी मैं चालाक आदमी, मैंने उसको पलटाया नहीं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है डी इंटू 1 बटा यू लिख सकता हूं ना इसे, तो हो जाएगा डी इंटू ये हो जाएगा एफ प्लस डी अपॉन में एफ इंटू डी। तो यहां से एक डी से एक डी निपट लेगा, एक डी से एक डी निपट लेगा, तो यहां पर क्या बचेगा सर, यहां से बचेगा एफ प्लस डी अपॉन में एफ, या बीच में से तोड़ दूं में से, तो हो जाएगा एफ बटे में एफ प्लस डी बटे में एफ, या एफ से एफ कटिंग, सो रिमेनिंग 1 प्लस डी बटे में एफ।
ये आवर्धन आएगा। इन दोनों को आप घुटी में डालकर घोल के पी भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 99% जगह होते हो, है ना। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मैं खुद जब पढ़ाता था तो यहां तक पहुंचते पहुंचते तो बच्चे आधे गायब हो जाते ऑफलाइन में, और मतलब बहुत सारे बच्चों का स्कूल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम चक्कर फंस जाता है, और बाकी रहा सा बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी बचती नहीं कि सर आप तो बोल दो फार्मूला बता दो आगे बढ़ो। तो ये जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो मैं तुम्हें एक क्लास पढ़ाऊंगा, कल भी अगली क्लास भी, है ना, मैक्सिमम जगहों पे 15-20 मिनट में खत्म कर देते हैं, है ना। और जिनको जो कोई पढ़ेगा एक्सपीरियंस होगा, फार्मूला यहां पर बनेगा ये याद कर ले, वहां पर बनेगा ये याद कर ले, क्यों बोलेगा तो कुछ नहीं, याद कर ले, खत्म। ऐसा होता है, फार्मूला याद कर ले, खत्म कहानी। ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे देखूं तो ये फॉर्मूला जो है 1+d/f आया। मतलब सर इस कंडीशन में आवर्धन ज्यादा आया है। अरे देखना यहाँ पे d/f है, यहाँ पे 1+d/f है। तो वही मैं तुम्हें समझा रहा था कि यहां पर चीज बड़ी है, वो उससे मजा नहीं है सर, एंगल कितना बन रहा है। ये देखिए पास में है, छोटी है, लेकिन इसका एंगल ज्यादा बन रहा है, तो इसका आवर्धन ज्यादा है, 1+d/f आया। इसका आवर्धन d/f आया। क्लियर है मामला। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा, क्या इसके अलावा कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। इससे एक छोटा सा एग्जांपल हम कर लेते हैं, लास्ट बात बोल रहा हूं मैं। अगर मान के चलो मेरे पास दिया हुआ कि एक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर वाला, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसको मैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में उपयुक्त करना चाहता हूं, तो आवर्धन क्षमता क्या आ सकती है? तो आवर्धन क्षमता जब इसका केस 1, जब इसका प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पे बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? अच्छा, इससे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इस चीज को ना। आपको कहीं एग्जाम्पल में नॉर्मल एडजस्टमेंट भी दिखाई देगा। तो आवर्धन है सर d/f, तो d की वैल्यू होती है 25, 25/20। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये होगा सर 5/4 या 1.25। अगर प्रतिबिंब जो होगा वो स्पष्ट दूरी के न्यूनतम या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, d पर बनेगा, तो केस 2 में m की वैल्यू जो आ जाएगी वो सर 1+d/f आ जाएगी, या आप बोलो तो 2.25 आ जाएगी। ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस एग्जांपल से मैं बस आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1.25 से 2.25 के बीच में जो आवर्धन आएगा वो कुछ भी आ सकता है ना। मैक्सिमम 2.25 आ सकता है, न्यूनतम 1.25 आएगा इस लेंस से। ठीक है। तो 2 गुणा हमें प्रतिबिंब, या 2.25 गुणा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, या वस्तु बड़ी दिखाई देगी। क्लियर है कहानी? आपको चश्मे से बिग दिखता है क्या? अरे नहीं भैया, हमें को चश्मे से कोई बिग नहीं दिख रहा है। लेंस मैंने चश्मे में सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी थोड़ा ना फिट करवा रखा है, ये तो चीजें क्लियर नहीं दिखती उसके लिए फिट करवा रखा है। वो मैं बता दूंगा कि क्या सेटिंग होती है इसकी। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, है ना। ये वाली जो फॉर्मूला मैंने बताया ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी, ये 2 कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे हमने बताई थी। अब इसके बाद में एक क्लास और हम लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें हमने एक्चुअल में यार इसमें ना हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ना है, और उसमें हमने क्वेश्चंस करने बहुत सारे। तो क्वेश्चंस के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास, मतलब अगली क्लास होगी, उसमें भी यही पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें इस पूरे चैप्टर के और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी डिस्कस कर लूंगा। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करना। मिलते हैं अब हम मंडे की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।